Kaveri water dispute, India Maldives diplomatic tussle and the dispute of Jammu and Kashmir. ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका निवारण अब तक नहीं हो पाया है एंड फ्रस्ट्रेटिंगली इंडिया की इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा से रखते हैं। मगर एक लूमिंग क्राइसिस है जो इन सारे मुद्दों को सॉल्व कर सकता है। इस क्राइसिस का नाम है क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन। एक ऐसा क्राइसिस है या फिर मुद्दा जो दुनिया के किसी भी मुद्दे से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट है जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से ही चल रहा है एंड स्पेशली 2000 से इस मुद्दे ने और आग पकड़ ली है। स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु इसके वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिमिनिश्ड अदर वाटर सोर्सेज दैट दे कुड फाइंड इटसेल्फ। बट अब गुड न्यूज़ ये है कि क्लाइमेट चेंज ने इस सीजनल नदी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है, जहाँ पर वाटर फ्लोज अब वेरी कर रहे हैं एंड ड्राउट्स आर बिकमिंग मच एंड मच मोर कॉमन इन दिस रीजन, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले सालों में एक महाभारत देखने को मिल जाए दक्षिण भारत में। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ कृष्णदेव ने अर्जुन को सच्चाई का मार्ग दिखाया था, वहीं इस महाभारत में पॉलिटिशियंस लोगों को दूसरे लोगों का सर फोड़ने का राह दिखाएंगे। अब पानी ही नहीं रहेगा, लोग भी नहीं रहेंगे, तो प्रॉब्लम किस बात की है। वैसे ही मालदीव्स एक लो लाइंग नेशन है एंड क्लाइमेट चेंज ने सी लेवल्स को ऑलरेडी एग्रीवेट करना स्टार्ट कर दिया है एंड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट इज़ थॉट कि 85 सेंटीमीटर्स तक वाटर लेवल बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि मालदीव जैसा देश जो इतना ज़्यादा लो लाइंग है शायद से एग्जिस्ट ना कर पाए, और अगर एग्जिस्ट भी करे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी मालदीव्स को। तो जो डेरोगेटरी कमेंट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट किए गए हैं बाय सम मालदीवियन मिनिस्टर्स, उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, बिकॉज जब देश ही नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स कौन सी होगी। एंड लास्टली जम्मू एंड कश्मीर, इसका डिस्प्यूट इंडिया के इंडिपेंडेंस से है। ये दुनिया का सबसे वायलेंट एंड सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। उसके साथ ही ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जहाँ पर पाकिस्तान पूरे रीजन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हथियाना चाहता है बिकॉज इंदस रिवर यहाँ से बहती है और इंदस रिवर पाकिस्तान की लाइफलाइन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर किसी भी हाल में चाहिए। बट गुड न्यूज़ फॉर देम अगेन, क्लाइमेट चेंज ने ऑलरेडी हिमालयन ग्लेशियर्स को बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि कुछ ही दशकों में हिमालयन ग्लेशियर्स 1/3 ऑफ द साइज हो जाएंगे और रिवर फ्लो इन दिस पेरेनियल रिवर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट रिवर में पानी ही ना बचे और हो सकता है कि आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो जाए पाकिस्तान के लिए। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो डिस्प्यूट किस काम का। क्लाइमेट चेंज ऐसी ही चीज़ है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है लोगों को ही मरवा करके, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जिसका मतलब ये है कि अब हमें इंस्टाग्राम रील्स की ज़रूरत नहीं है इंसानों का दुख हरने के लिए, क्लाइमेट चेंज ही काफ़ी है। न पूर जोक्स असाइड, क्लाइमेट चेंज आज की डेट में इंसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। इतनी भी बड़ी नहीं है कि इससे इंसान एक्सटिंक्ट हो जाए, मगर इतनी बड़ी तो ज़रूर है कि हम जिस धरती पे रहते हैं वो धरती का हुलिया ही बदल जाए। तो इस मुसीबत का निवारण करने में हम मनुष्य कितने तत्पर हैं। वेल, अगर हमारा एक्शंस लिटरली एक स्पीड होती तो हम कछुए से भी धीमे चल रहे हैं, क्योंकि जहां 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू 2030 तक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस ही ज़्यादा होना चाहिए था, वहां पर 2023 जो कि हॉटेस्ट ईयर था एवर सिंस रिकॉर्डिंग बिगैन, उस साल में ही अकेले हमने 1.43 डिग्रीज को छू लिया है, जिसका मतलब ये है कि हमने अपने ही बैरियर को 7 साल पहले ही छू लिया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। बिकॉज 2100 तक प्लान था 2 डिग्री सेल्सियस तक ही ऑन एन एवरेज टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, जो कि अब लग रहा है कि 2.7 या फिर 3 डिग्रीज तक बढ़ जाए। और हो सकता है कि लोगों को समझ में ना आए कि आखिर टेम्परेचर बढ़ने से क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वेल, सोच के देखिए कि 20 साल पहले के टेम्परेचर्स और अभी के टेम्परेचर्स में कितना बड़ा फर्क है। अगर 1.5 डिग्री से काम कर सकती है तो 3 डिग्री सेल्सियस क्या काम करेगी, वो अनइमेजिनेबल है। एनीवेज, अब ये इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करने के बाद लोग इन जनरल 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा जो मेजॉरिटी है वो यही मानता है कि इंसानों का एक्शन की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट भी मानते हैं। मगर दूसरी साइड में जो कि माइनॉरिटी है, मगर ज़्यादातर इडियट्स एंड ऑयल कॉर्पोरेट्स से ही बनी हुई,
ये लोग मानते हैं कि धरती में क्लाइमेट चेंज पेट्रोल जलाने की वजह से तो नहीं हो रहा, मगर हो रहा है संसार के नियम से, जहां नेचुरल साइकिल्स रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, मगर बर्निंग ऑयल ना, गलती से भी नहीं। अब अगर मैंने ज़्यादा टिप्पणी कर दी तो हो सकता है कि इस कम सब्सक्राइबर वाले चैनल को भी बंद करवा दें। इसके लिए अगर आपको मेरा चैनल के कंटेंट पसंद आए, सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। आफ्टर ऑल एक बटन ही तो है, कितना टाइम लगता है उसको दबाने में, दबाइए। नो, क्लाइमेट चेंज ऐसा कॉन्सेप्ट सबको पता है, मगर फिर भी याद दिलाना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड, या फिर जलवायु में बदलाव आ जाना, जो वेदर चेंज या फिर मौसमी बदलाव से अलग होता है, काफ़ी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन का मौसम गर्म होता है, वहीं रात का मौसम इन जनरल ठंडा होता है, जिसका मतलब ये है कि मौसम या फिर वेदर हर पर बदलता रहता है। जबकि किसी जगह का जलवायु अगर हॉट एंड ह्यूमिड हो और वो बदल जाए हॉट एंड ड्राई में, तो वो व्यक्ति अपनी शक्ति उस जगह का क्लाइमेट या फिर जलवायु बदल चुका है। क्या बोल रहा था मैं? ओके, सो फ्रॉम व्हाट इज क्लाइमेट चेंज टू व्हाई इज क्लाइमेट चेंज। अर्ज करें कि आप एक अच्छी नौकरी पे हो और आपका अचानक से ध्यान आता है कि बे यार, बॉटल में पानी लाना भूल गया, तो आप अपनी नॉर्मल सी स्कूटी स्टार्ट करते हो और सिर्फ 100 मीटर चला करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। अब एक स्कूटी इन जनरल पेट्रोल को कंबस्ट करके वेरियस गैसियस प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। ये गैस की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। आफ्टर ऑल, ये गैस इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जस्ट लाइक ग्लास, जिसका मीनिंग ये है कि कैसे कार को धूप में खड़ा कर देने पर वो कार बहुत गर्म हो जाती है, बिकॉज ग्लास मैक्सिमम इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट तो कर देती है, मगर जो उसके थ्रू चली जाती है वो उसे वापस बाहर नहीं निकलने देती है, बल्कि उसको भी इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से कार इनेविटेबली बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। इन द सेम वे, CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के साथ करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसेस के अंडर कंसीडर किया जाता है। धरती पे फिलहाल CO2 की मात्रा 0.04 है एज ऑफ मई 2022, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ 0.02 से 100 टाइम्स ज़्यादा है, जो अपने आप में ही वरिंग है। धरती माँ या फिर अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जिसका मतलब ये है कि अपने टाइम पे ऐसे बहुत से फेजेस देखे हैं अर्थ ने जहाँ पर ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, और ज़िंदगी आई भी तो उस ज़िंदगी को क्लाइमेट चेंज जैसे नेचुरल फिनोमेनन को झेलना पड़ता था, और ये चीज़ हर एटमॉस्फेयर रखने वाले प्लैनेट पर देखने को मिलता है, वेदर इट बी मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, यूरेनस और नेपट्यून। नो, अर्थ के केस में भले ही बहुत सारे फेजेस हों, पर दो एक्सट्रीम फेजेस थे जो इम्पोर्टेंटली डिस्टिंक्टिव थे। एक था आइस एज, जब पोलर आइस कैप्स एकदम से मैक्सिमम पोजीशन पे चले जाते थे, एंड सेकेंड है ग्रीन हाउस पीरियड, जब आइस कैप्स ना के बराबर होते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के मैन मेड क्लाइमेट चेंज के साथ, बिकॉज जहाँ नेचुरली ऑकरिंग फेजेस को बदलने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, वहीं ये मैन मेड सिनारियो सिर्फ और सिर्फ 300 सालों में चेंज हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि इनएविटेबली बहुत से स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बट एक्सटिंक्शन से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सी लेवल राइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स, जो कि लो लाइंग नेशंस लाइक मालदीव्स, किरिबास, टहीटी एंड मेनी अदर आइलैंड नेशंस के लिए सही नहीं है। उसके साथ ही दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन कोस्ट लाइन के पास ही रहती है, और वो सारी कोस्ट लाइन ज़्यादातर सी लेवल पे ही बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि इतने से राइजिंग सी लेवल से भी इन सिटीज़ को प्रॉब्लम होने वाली है। सिटीज़ लाइक मुंबई, शंघाई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, रियो, टोक्यो एंड मैनी अदर्स। और इस इफेक्ट का मतलब ये होगा कि इन रीजन्स का इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये सारे सिटीज़ एंड रीजन इन जनरल सी लेवल राइज से बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। मगर प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हमारे इकोनॉमिक लॉस एंड सोशल अनरेस्ट के लिए। अर्ज करें आप वापस से वही अच्छी नौकरी वाले आदमी बन जाते हो और अब जाते हो राशन खरीदने के लिए, जहाँ पर आपको आटा खरीदना है। वहाँ पर जाने पे आपको पता चलता है कि जो आटा 100 रुपये केजी मिलता था, अब अचानक से 150 रुपये केजी मिलता है। 50% इंक्रीज इन द प्राइस, ड्रामेटिक। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बारिश एक महीने में होनी चाहिए थी,
वो 3 दिन में हो गई, जिसकी वजह से गेहूं या फिर वीट की फसल बर्बाद हो जाती है। अब डिमांड तो उतना ही है मगर सप्लाई उससे भी कम, और इकोनॉमिक्स मुझे ये कहता है कि अपने आप चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, और ये सिलसिला महीने दर महीने बढ़ने लगता है क्योंकि दुनिया भर में गेहूं के फसल की उपज कम देखने को मिलती है, तो दूसरे देशों से इंपोर्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब आटा एक एवरेज इंडियन के स्टैंडर्ड डाइट में बहुत ही ज़्यादा अहम भागीदारी निभाता है। इसके प्रोडक्ट्स हर रोज़ खाए जाते हैं। ऐसी कमोडिटी जब महंगी होने लगती है तब किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियली हिट करती है, और फूड ऐसी कमोडिटी है जो हमेशा मनी सेंसिटिव होती है। आखिर खाने के बगैर कौन सा इंसान जिंदा रह सकता है? इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए और भी सारे लोग नाराज हो जाते हैं, मगर नैया तब भी चलती रहती है अंटिल एक ब्रेकिंग पॉइंट रीच होती है, एंड सडनली जो आटा 150 रुपये था वो कुछ ही महीनों के बाद 750 रुपये केजी हो जाता है। 400% इंक्रीज। अब सिविल अनरेस्ट को नहीं रोका जा सकता है। आखिर महीने में एक एवरेज इंडियन फैमिली 10 केजी से ज़्यादा का आटा खाती है, जो कि 7,500 रुपये या फिर 7,500 हुआ। और अगर दूसरे फूड आइटम्स को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो महीने का 10,000 या फिर 10,000 अप्रोक्सीमेटली तो हो ही जाता है। और इंडिया की एवरेज सैलरी 30,000 है। मतलब ये कि एक फैमिली अपना इनकम का 1/3 अकेले फूड पर खर्चा कर रही है। अब हमारा कैरेक्टर तो अच्छा सैलरी वाला है। अच्छी सैलरी से मतलब कि 2 लाख पर मंथ। आफ्टर ऑल ये व्यक्ति आईटी सेक्टर में जो काम करता है, मगर प्रॉब्लम इस कैरेक्टर को भी छूने वाली थी। एज आटे का प्राइस इन्फ्लेट करता है, उसके साथ ही पीपल अराउंड द नेशन भिन्न चीज़ों पर पैसा बचाने लगती है और अपना खर्चा कम करने लगती है। प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर। इस सिंपल एक्ट से इकोनॉमी गिरने लगती है, एज प्रोडक्ट्स की खरीदारी कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। अब कैश फ्लो ही नहीं रहेगा तो जिस आईटी कंपनी में हमारा कैरेक्टर काम कर रहा था वो कंपनी भी इससे इफेक्ट हो जाती है। बिकॉज फर्स्टली दुनिया की कोई सी भी आईटी कंपनी क्यों ना हो, उनके प्रोडक्ट्स हमेशा रियल सेलिंग ही होते हैं, और अगर प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे तो कोई सी भी कंपनी खरीदारी क्यों करेगी। एंड सेकेंडली जो लोन उस कंपनी ने लिया भी होगा अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, वो भी महंगी हो जाएगी। मीनिंग कंपनी अब लॉस मेकिंग में जा चुकी है, जिसका मतलब होगा कंपनी अपने आने वाले लॉस को सिक्योर करने के लिए बहुतों की नौकरी खा जाएगी, और उस नौकरी खाने के सिलसिले में हमारा कैरेक्टर फंस जाता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर अमीर और कमाऊ था अब भी अमीर और बेरोजगार हो जाता है। आने वाले दिनों में और भी सारे आईटी कंपनीज को यही सेम चीज़ इफेक्ट करेगी। आईटी कंपनीज ही क्यों, दूसरे सेक्टर्स को भी ये चीज़ इफेक्ट करेगी, एंड अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी हमारे ये अमीर बेरोजगार आदमी गरीब बेरोजगार आदमी बन जाएगा। और इस कैरेक्टर के प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि ऑलमोस्ट पूरे देश की इकोनॉमी भी शैम्बल हो चुकी होगी तब तक। उसके साथ ही फूड प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे होंगे। अ परफेक्ट स्टॉर्म इन द मेकिंग। नाउ ये जो एग्जांपल है बहुत ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, जहां ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस सिनेरियो को या तो एग्रीवेट कर सकते हैं नहीं तो नलिफाई कर सकते हैं। मगर ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो अब कहीं ना कहीं दुनिया की रियलिटी बनती जा रही है। एज नेशंस लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोप, सहेल अफ्रीका, किरिबास एंड मेनी अदर नेशंस ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से जुड़े इफेक्ट्स को देख पा रहे हैं, जहां किसी केसेस में तो उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो जा रहा है। नाउ इन इफेक्ट्स की वजह से लोग जॉब्स और नेशंस इकोनॉमी को तो लॉस कर ही रहे हैं, मगर ये इफेक्ट्स वॉर एंड सिविल वॉर्स को भी पैदा कर रहा है, और आने वाले सालों में ये और बढ़ने वाला है। अब ये एक लौता कॉन्सिक्वेंस नहीं है क्लाइमेट चेंज का, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लाइक ओशंस बिकमिंग मच मोर एसिडिक ड्यू टू CO2 अब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से मरीन लाइफ को और भी ज़्यादा इफेक्ट होगा। प्लस डिसरप्शंस ऑफ थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, मेल्टिंग आइस कैप्स की वजह से, डिसर्टिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया, क्रिएशन ऑफ पैंडेमिक, लॉस्ट डिजीजेस का वापस आ जाना एंड मेनी मोर। सो इतने इंपॉर्टेंट क्राइसिस को सॉल्व कैसे किया जाए? इस सवाल का बहुत ही सिंपल सा जवाब है CO2 एमिशंस को कंट्रोल में लाना। आफ्टर ऑल यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है CO2 एमिशंस के लिए? पहला, एनर्जी। इसका कंट्रीब्यूशन 34% है।
ये सेक्टर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है लार्जेस्ट CO2 एमिशंस के लिए। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशंस के लिए, एज इलेक्ट्रिसिटी मेन पिलर है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ना दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर अब भी फॉसिल फ्यूल से ही प्रोड्यूस किया जाता है, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, विच इज़ द लार्जेस्ट एमिटर बाय देमसेल्व्स। और खुद इंडिया में 85% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल एंड पेट्रोलियम से पैदा की जाती है। ना इस सेक्टर में एमिशंस को कम किया जा सकता है by using lot more renewables like wind, solar and hydro, and also some non-renewables too like nuclear। मगर इधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड द रीजंस बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में चेर्नोबिल या फिर फुकुशिमा पावर प्लांट ही आ जाता है। मगर स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग न्यूक्लियर एनर्जी सबसे सेफेस्ट एनर्जी है जो अब तक हमने क्रिएट की है। कैसे? बिकॉज इसी नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में थर्मल या फिर कोल एनर्जी भी आती है और उससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं और मरते हैं। सेकेंड, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है, लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो, बिकॉज सूरज 24 आवर्स के लिए नहीं रहता, विंड सीजनल होती है और डैम्स में पानी कभी कभार ज़्यादा या कम होता रहता है। अब इस एनर्जी सोर्स को रिलायबल बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बैटरीज पे, स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज में, जो कि फ्यूचर होंगी हमारे एनर्जी स्टोरेज के लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि लिथियम माइनिंग अपने आप में ही बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है CO2 के लिए, उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटिंग भी है। तीसरा, दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वेव, टाइड एंड जियोथर्मल एनर्जीज का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है और ना ही वाइड स्प्रेड है। उसके साथ ही गवर्नमेंट सब्सिडीज सबसे ज़्यादा कोल एंड पेट्रोलियम को मिलता है, ना कि रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट्स के लिए, जिसकी वजह से अब भी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। चौथा एंड द लास्ट, एनर्जी पे बहुत ही पॉलिटिक्स होती है, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। फॉर एग्जाम्पल, चाइना को कल्प्रिट ठहराया जाता है फॉर CO2 एमिशंस ड्यू टू चाइना बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एनर्जी, और चाइना की मोस्ट ऑफ द एनर्जी कोल से ही आती है, जो कि सच है। मगर सच तो ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं हिस्टोरिकल एमिशंस के लिए, जो कि अपने आप में एक प्रेसिंग मुद्दा था 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के लिए। एनर्जी के बाद एग्रीकल्चर भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है CO2 एमिशंस का एट 22%, और ये सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक बीफ एज अ प्रोडक्ट सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है ह्यूज CO2 एमिशंस के लिए। अब इंडिया जैसे देशों पर ये चीज़ सही नहीं बैठती है बिकॉज पर कैपिटा इंडिया सबसे कम मीट कंज्यूमिंग देशों में से एक है। उसके साथ ही साथ इंडिया में काउज सीक्रेट है, और ये भी रीज़न है कि क्यों इंडिया में इतने सारे लेदर क्रिकेट बॉल्स हैं। इरिस्पेक्टिव, बिकॉज मीट कंजम्पशंस वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा होता है तो CO2 एमिशंस का कंट्रीब्यूशन भी वहीं से आता है। अब इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है, रिप्लेसिंग मीट विद वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स, मगर ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जिसको खाया जा सके, और ये ऑलरेडी पॉपुलर साबित भी हो रहे हैं। मगर अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है जॉब लॉस एंड लॉबिंग ग्रुप का, जो अपने आप में ही एक पावरफुल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडस्ट्रीज भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है CO2 एमिशंस के लिए एट 24%, और इस सेक्टर में रिफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सिवाय कुछ सब सेक्टर्स को छोड़ करके, लाइक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। मगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बल्क ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट करता है, इस सेक्टर को रिफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एज हमारी मॉडर्न इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन स्टील पर ही बनी है और स्टील को बनाने में कोल का बहुत ही बड़ा भागीदारी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में ही बहुत बड़ा सोर्स है CO2 एमिशंस का इन द इंडस्ट्रीज। बट द पॉइंट इज, इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म करना डिफिकल्ट है बिकॉज हमें प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिट चाहिए, और जो सिस्टम अभी इंडस्ट्रीज फॉलो कर रही हैं वो इन दोनों को मेक श्योर करती है। लास्टली, ट्रांसपोर्ट 15% एंड बिल्डिंग्स एट 6%, ये दोनों ही सेक्टर्स में रिफॉर्म चल रहे हैं एंड सक्सेसफुल भी है, लाइक इलेक्ट्रिक कार्स एंड स्कूटी, जो कि ऑलरेडी इंडिया जैसे देशों में CO2 एमिशंस को कम कर रहे हैं,
उसके साथ ही पोल्यूशन को भी कंट्रोल में ला रहे हैं, प्लस सस्टेनेबल बिल्डिंग मेथड्स बिल्डिंग सेक्टर को भी रिफॉर्म कर रहे हैं। मगर इन सभी में से अहम मुद्दा या अहम बात तो यही रहेगी कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज से बचना है तो हमें ये समझना होगा कि हमारी हरकतें ही जिम्मेदार हैं इस क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के लिए, और हम सबको हक है अच्छी ज़िंदगी जीने का। मगर जस्ट द राइज ऑफ 1.48 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर का ने दुनिया में ऑलरेडी वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, डेथ्स ला दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर एक ऐसा वॉर है जो 2 साल से चल रहा है, एंड इनफैक्ट ये एक ऐसा वॉर है जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं स्टार्ट हुआ था बिकॉज यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था, बल्कि इसलिए भी स्टार्ट हुआ था बिकॉज यूक्रेन ने क्राइमियन पेनिनसुला को उसका पानी देने से मना कर दिया था, और क्लाइमेट चेंज की वजह से उस रीजन में इन जनरल रेन्स कम हो गई, जिसकी वजह से रशिया ने इन्वेजन का डिसीजन लिया और खरसोन सिटी को क्यों इतने दिनों तक अपने पास रखा। और न जाने ऐसे कितने सारे वॉर्स हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का हाथ रहेगा। मगर हमारी हरकतें ही सिर्फ काम नहीं आएंगी, हमारे देशों की हरकतें भी हमें बदलनी होंगी। आज भी जब भी कोई पॉलिटिकल रैली इंडिया में एटलीस्ट होती है तो उन रैलीज में ये नहीं कहा जाता है कि हम क्लाइमेट चेंज को ख़त्म कर देंगे या फिर हम आपकी बर्बाद हुई फसल को आगे चल करके बर्बाद नहीं होने देंगे। उल्टा हमें आज भी यही सुनने को मिलता है कि कैसे कास्ट इम्पोर्टेंट है, कि कैसे लोन वेवर्स इम्पोर्टेंट है, और कि कैसे लोगों को आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और मुझे पता है कि इस नेशनल इलेक्शन में भी ये मुद्दा नहीं बनेगा क्योंकि नेताओं को कुछ नहीं जाता है और ना ही जा रहा है। तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि पॉलिटिशियंस कुछ नहीं करेंगे अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही हरकतें नहीं बदलनी है बल्कि हमें अपने पॉलिटिशियंस की भी हरकतें बदलनी होंगी। और अगर पॉलिटिशियंस की हरकतें बदलेंगी तो हो सकता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की भी हरकतें बदल जाएं। समय लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, मगर ये करना होगा अगर इस धरती को बचाना है। और बस मैं वही चीज़ को रिपीट करने वाला हूँ। आफ्टर ऑल ऑलरेडी हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस प्लस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2100 तक। एक्सटिंक्शन तो भले ही ना हो मगर धरती तो बदल जाएगी, और ऐसी बदली हुई धरती में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि उनको गर्मी लग रही है, बल्कि इसलिए मरेंगे कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और हमें आफ्टर ऑल थोड़े से ऑल्टरनेटिव्स और थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। अंत में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही धरती है रहने के लिए। अगर हमारे पास 2-3 होते तो शायद से हम सोच भी सकते थे, मगर यही एक धरती बहुत सालों से सोलर सिस्टम की मेन लाइफ आर्टरी है। इसी को कुछ हो जाएगा तो शायद से हम इंसान भी जिंदा न रह पाए।